जितने वायरस हैं वो सब क्या कर रहे हैं, सारे के सारे वायरस कोई ना कोई बॉडी ढूंढते हैं, क्योंकि वायरस क्या है, नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की कड़ी है। अगर यहाँ कोई वायरस है तो वो नॉन लिविंग है, अगर वो हमारी बॉडी के भीतर है तो वो क्या हो जाता है, लिविंग हो जाता है। अब क्या हो रहा था कि एक वायरस है जिसका नाम क्या है, बैक्टीरियोफाज। ये क्या करता था, ये बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाता है। ये बैक्टीरिया के भीतर जाएगा, बैक्टीरिया के भीतर जाकर उसकी मशीन को हाईजैक करेगा, उसको रेप्लिकेशन नहीं करने देगा, अपना रेप्लिकेशन करेगा, और अपना रेप्लिकेशन करने के बाद अपना नंबर खूब सारा बनाएगा, और फिर बैक्टीरिया की कोशिका जो है वो फट जाएगी और उसके अंदर से बहुत सारे बैक्टीरियोफाज निकलेंगे। बैक्टीरियोफाज ये करता था। एक वैज्ञानिक थे, वो सब ये देख रहे थे अत्याचार बैक्टीरिया के ऊपर हो रहा है। कौन कर रहा है, वायरस कर रहा है। लेकिन उन्होंने देखा कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो इसी को मार देते हैं। किसको, तो उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत ही कमाल की बात है, वायरस को तो कोई मार ही नहीं पा रहा है, ऐसा ये बैक्टीरिया के भीतर क्या है जिसकी वजह से ये वायरस को मार रहा है। तो उन्होंने जब स्टडी किया तो उन्होंने कुछ चीज़ें पाई। उन्होंने पाया कि इस बैक्टीरिया के पास एक स्पेशल डीएनए है जिसकी वजह से ये वायरस को मार पा रहा है। अब मुझे बताओ कि क्या ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है? हम वायरस को किसी भी तरीके से मार नहीं पा रहे हैं और एक बैक्टीरिया के भीतर कुछ ऐसा सिस्टम है कि वो किसको मार पा रहा है, वायरस को मार पा रहा है। तो वहीं से उन साइंटिस्ट ने इस तकनीक को इजाद किया जिसका नाम है CRISPR-Cas9। तो ये जो बैक्टीरियोफाज है ना, ये ऐसा दिखता है। अब जो वायरस की बॉडी है, वायरस की बॉडी बनी किसकी होती है, प्रोटीन की। ये वायरस की बॉडी है और इसकी बॉडी में कुछ ज़्यादा झमेला नहीं होता है, बस ये इसकी बॉडी है और ये इसके भीतर क्या है, डीएनए। ठीक है, प्रोटीन किससे बनता है, अमीनो अम्ल से बना होता है। जब सवाल पूछेंगे प्रोटीन किससे बना होता है तो उत्तर क्या होना चाहिए, अमीनो अम्ल। प्रोटीन बनता किससे है, तो क्यों भूल जाते हो, डीएनए के कोड से बनते हैं प्रोटीन। किससे, डीएनए के कोड से। अब देखो इसकी बॉडी बनी हुई है किसकी, प्रोटीन की, और इसके भीतर क्या है, डीएनए। तो यानी ये डीएनए ये बॉडी बना सकता है। अगर सिर्फ ये डीएनए हो हमारे पास तो क्या ये बॉडी बना देगा, बिल्कुल बना देगा। इसके पास तो कोड है, ये बनाएगा एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बन जाएगी जो क्या बनाती है, ये बॉडी बनाती है। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं ये कोई बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का ये डीएनए है, ये अपना राजी खुशी रहता था, मजे से अपना नंबर बढ़ाता था। अचानक इसके जीवन में एक दिन कौन आया, वायरस। वायरस जिसका नाम क्या है, बैक्टीरियोफाज। इसने अपना डीएनए इंसर्ट कर दिया इस बैक्टीरिया के भीतर। ठीक है, और अब क्या होगा, अब ये अपना नंबर बढ़ाएगा, खूब सारे डीएनए बना देगा रेप्लिकेशन करके, और डीएनए से क्या बनती रहेगी, प्रोटीन। प्रोटीन यानी इसकी बॉडी। एक डीएनए इंसर्ट किया था, कितने बैक्टीरियोफाज बन गए, कितने भी बन सकते हैं। जब ओवरलोड होगा तब क्या हो जाएगा, कोशिका ये फट जाएगी। क्या बैक्टीरिया का अस्तित्व बचा, खत्म हो गया बैक्टीरिया, क्या बचे, वायरस, बैक्टीरियोफाज, है ना। अब ये नया शिकार ढूंढेंगे, इसीलिए इन्हें बैक्टीरियोफाज कह रहे हैं। फाज का मतलब ये नहीं है ये इसे खा ही जाता है, खाने का मतलब खत्म कर देना।
ठीक है, नया बैक्टीरियोफाज, ये जितने बैक्टीरियोफाज बने ये जाएंगे, नया बैक्टीरिया ढूंढेंगे और उसको क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। ठीक है, अब अचानक इनकी जिंदगी में एक ऐसा बैक्टीरिया आता है जो क्या करेगा, इनकी जिंदगी तबाह करेगा। कैसे करेगा, कहेगा अच्छा आओ मेरे पास आओ। जैसे ही इसमें ये एंटर करता है, कौन, ये, वैसे ही इस डीएनए के पास कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस वायरस के डीएनए के टुकड़े टुकड़े कर देती है। टुकड़े हो गए तो क्या प्रोटीन बनेगी, नहीं बनेगी, ये तो हमने सेंट्रल डोग्मा में पढ़ा है। डीएनए से प्रोटीन तो तब बनेगी ना जब नाइट्रोजन क्षारों का अनुक्रम पूरा सीक्वेंस लाइन से सही से होगा। सीक्वेंस टूट गया है, प्रोटीन बनेगी, वायरस की बॉडी बन पाएगी। तो इसके पास ऐसा क्या था जिसने इसके टुकड़े किए, यही वैज्ञानिकों ने जाना। ठीक है, और यहीं से क्रिस्पर तकनीक को इजाद किया। अब देखो, क्रिस्पर तकनीक को समझने के लिए बात तो इतनी सी ही है कि दरअसल कुछ बैक्टीरिया के भीतर डीएनए कुछ इस प्रकार का होता है जो क्या करता है, वायरस के डीएनए के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इनको कहते हैं पाम, इन्हें कहते हैं टुकड़ों को पाम। प्रोटो एडजेसेंट मोटिफ, क्या कहते हैं, एडजेसेंट मोटिफ कहते हैं इनको। ठीक है, अब इसी तकनीक को हमें समझना है कि इसने ये किया कैसे। ठीक, हम यहां शब्द लिखने वाले हैं, आप बताओगे इन शब्दों में क्या खासियत है। बताओ। ठीक है, मलयालम और जहाज, सीधा उल्टा पढ़ने पर मलयालम इस तरफ से भी हम पढ़ सकते हैं और इस तरफ से भी पढ़ सकते हैं, सेम फॉर जहाज, है ना। इनको कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक। वर्ड कहेंगे, यहां तो वर्ड है, लेकिन अगर यही चीज यहां पर हो, AGGCCT, है ना, ए, अब बताओ इसके नीचे क्या आएगा, टी किससे जुड़ता है, सी, सी, जी, जी, ए, पढ़ो, इधर से पढ़ो। तो एक तो इन बैक्टीरिया में ये पाया गया कि इसमें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस थे, यानी इस बैक्टीरिया के डीएनए में कुछ सीक्वेंस ऐसे थे जिन्हें सीधा उल्टा पढ़ने पर वो एक समान थे। और बैक्टीरिया के कंपैरिजन में इनमें एक तो ये अलग सी चीज पाई गई, क्योंकि ये तो चेक करना ही था ना भाई कि इनमें स्पेशल है क्या जिसकी वजह से वायरस जैसे खूंखार इंसान को, इंसान है क्या, नहीं, खूंखार क्या बोले, संरचना बोल देते हैं क्योंकि जीव भी तो नहीं बोल सकते, ठीक से है भी तो नहीं जीव, है ना। तो इतने खूंखार संरचना को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। ठीक है, अब जो क्रिस्पर है इसकी फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटर स्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट, ये क्रिस्पर की फुल फॉर्म है। ठीक, अगर इसकी फुल फॉर्म हम समझ ले तो कॉन्सेप्ट भी हमें समझ में आ जाएगा। फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटर स्पेस्ड पैलिंड्रोमिक शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट, ये इसकी फुल फॉर्म है। Cas9 को भी छोड़ देते हैं। ठीक है, तो पैलिंड्रोमिक का वर्ड का मतलब मैंने आपको बताया है ना, रिपीट का मतलब
मलयालम मलयालम मलयालम, अगर 3 बार हुआ तो रिपीट हो गया। इसी तरह AGGCCT, AGGCCT, AGGCTCCT, अगर ये रिपीट हो बार बार तो वो क्या हो गया, पैलिंड्रोमिक रिपीट हो गया। ठीक है, अब आ जाओ शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब जो सीक्वेंस है वो छोटे ही है, ऐसा नहीं है AGGCTTA, यू तो नहीं होगा डीएनए में, है ना, इतना बड़ा नहीं है। जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, यानी जो शब्द है, जो नाइट्रोजन क्षार है, वो छोटे छोटे ही हैं जो रिपीट हो रहे हैं। कितने नाइट्रोजन क्षार से मिलकर बना है AGGCCT? 6 है ना, AGGCCT। तो शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, हुआ। और इनके डीएनए में क्या खासियत देखी गई? ये सब हम किसके डीएनए की बात कर रहे हैं? बैक्टीरिया के डीएनए की बात कर रहे हैं। बैक्टीरिया के डीएनए में देखा गया कि इन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बीच में एक इंटरस्पेस्ड है। इंटरस्पेस्ड मतलब जगह है, ये जगह दिख रही है आपको, इसे कहते हैं इंटरस्पेस्ड। जो क्लस्टर्ड है, क्लस्टर्ड यानी, क्लस्टर्ड का मतलब होता है जो घिरी हुई हो, है ना। तो देखो ये जो छोटे छोटे स्पेस हैं इनको हम कहते हैं इंटरस्पेस्ड, या इसको अंग्रेजी में कहा जाता है स्पेसर। क्या कहा जाता है? स्पेसर। मेमोरी बैंक भी इसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मेमोरी बैंक। ठीक है, तो देखो यहां से आ गया क्लस्टर्ड यानी घिरी हुई, रेगुलरली यानी लगातार, इंटरस्पेस्ड यानी जगह, किनके बीच में? शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट। ये वो है जिसकी हम बात कर रहे थे, AGGCCT, AGGCCT, ये डीएनए है। ठीक है, अगेन AGGCCT, AGGCCT और AGGCCT। ठीक, अब यही वो डीएनए है जो पूरी क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। होता ये है कि इस सीक्वेंस से जुड़ा होता है ये एंजाइम जिसका नाम है Cas9। और ये Cas9 एंजाइम पता है क्या है? ये Cas9 एंजाइम वही है जो आपने रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पढ़ा है। क्या काम है उसका? डीएनए को कट करने का। तो जो हम यहां पढ़ रहे थे कि ये डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े बनाता है, ठीक है, तो ये डीएनए के टुकड़े कौन बना रहा है? इस बैक्टीरिया के पास Cas9 एंजाइम है जो कि एक टाइप है प्रतिबंधित एंजाइम का। और प्रतिबंधित एंजाइम का काम क्या होता है? कैची का। जैसे ही ये वायरस का डीएनए यहाँ आता है, ये Cas9 यहाँ जाएगा और इसके छोटे छोटे टुकड़े काट देगा, है ना। ये प्रोसेस पहली बार खुद होता है। कैसे होता है नहीं पता आज तक कि पहली बार कैसे हो रहा है, लेकिन पहली बार जब किसी बैक्टीरिया का संपर्क वायरस से होता है तो ये Cas9 एंजाइम खुद जाता है और छोटे टुकड़े बना देता है वायरस के डीएनए के, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पाम, प्रोटो एडजेसेंट मोटिफ। क्या कहते हैं? प्रोटो एडजेसेंट मोटिफ। अब ये जो पाम बने, ये पाम, ये जो यहाँ इंटरस्पेस्ड है ना, यहां पर लगा दिए जाते हैं मेमोरी के रूप में। यहां पर क्या लग गए? मेमोरी के रूप में लग गए। समझ आ रहा है यहां तक? कोई दिक्कत? ठीक है, वायरस के डीएनए के टुकड़े किए, उन टुकड़ों को मेमोरी के रूप में बैक्टीरिया ने अपने पास रख लिया और कहा कि अब आ जाओ जिस भी वायरस को आना है। जैसे ही कोई वायरस का डीएनए अब दोबारा इसके अंदर आएगा, मान लेते हैं अब ये वायरस तो चला गया, इसके तो टुकड़े हो गए,
नया वायरस आया, उसने अपना डीएनए इंसर्ट किया, तो अब तो टुकड़े नहीं है ना यहाँ पर, है ना। अब क्या होगा, अब ये बैक्टीरिया कहेगा कि भाई चेक करो हमारे पास जो टुकड़े हैं, क्या ये डीएनए जो नया आया है उससे मैच कर रहा है। तो ये मैच करेंगे इन पाम से, तो मैच हो जाएगा। मैच होने के बाद ये जो शॉर्ट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है ये क्या बनाएंगे, ये डीएनए है, तो डीएनए क्या बनाता है, डायरेक्ट प्रोटीन बनाता है या कुछ और बनाता है पहले एमआरएनए, ये बनाएगा एमआरएनए। लेकिन यहां पर इस एमआरएनए का नाम है सिंगल गाइडेड आरएनए। क्या है, सिंगल गाइडेड आरएनए। इसका काम क्या है, ये क्या है यहाँ पर एंजाइम, जिसमें से एक एंजाइम कौन सा है, Cas9। इस Cas9 एंजाइम को अपने साथ ले जाएगा, ये हो गया Cas9 एंजाइम। और कहां लेकर जाएगा, Cas9 एंजाइम की जरूरत कहां है, Cas9 का काम क्या है, तो यहां से इस Cas9 एंजाइम को यहां लाने का काम करेगा। जैसे ही वो Cas9 एंजाइम यहां आएगा, फिर से वो क्या कर देगा, इसके टुकड़े कर देगा और क्या बनाएगा, पाम। अब ये पाम फिर से कहां लग जाएंगे, इंटर स्पेस्ड में, और यही प्रोसेस लगातार बार बार चलता रहता है। तो क्या कभी भी बैक्टीरिया को वायरस मार पाएगा, बैक्टीरिया वायरस को मार पाएगा कि वो वायरस बैक्टीरिया को मार पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि जैसे ही वायरस का डीएनए एंटर करेगा बैक्टीरिया में, क्या होगा, बैक्टीरिया के पास क्या है, पहले से मेमोरी है, उसके इंटर स्पेस जिसे हम स्पेसर कहते हैं उसमें कौन लगा हुआ है, पाम। ये पाम क्या करेगा, उसे मेमोरी देगा कि अरे अरे ये तो वही है, इसको मारो जल्दी से। तो ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है ये क्या बनाएगा, सिंगल गाइडेड आरएनए। और ये सिंगल गाइडेड आरएनए क्या करेगा, इस Cas9 एंजाइम को लेकर जाएगा कि चलो भैया जरा वहां के डीएनए के टुकड़े करके आने हैं, और ये उसके क्या कर देगा, टुकड़े कर देगा। इसी को हम CRISPR-Cas9 कहते हैं। वैज्ञानिकों ने सोचा कि ये कितनी अच्छी तकनीक है, अगर वायरस के डीएनए के टुकड़े हो जाए तो हम ह्यूमन में कितनी सारी ऐसी डिजीज हैं जिनका क्या कर सकते हैं, जिनको हम ठीक कर सकते हैं। वायरस जैसे ही एंटर करेगा हमारे पास क्या होने चाहिए, पैलिंड्रोमिक रिपीट्स होने चाहिए, Cas9 एंजाइम होना चाहिए, और तुरंत वो जाएगा। तो आर्टिफिशियली प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार के रोगों के लिए इस तरह के सीक्वेंस बनाए गए, सिंगल गाइडेड आरएनए बनाया गया और ह्यूमन में उन्हें इंसर्ट करके एक्सपेरिमेंट किए गए, और कई तरह की बीमारियों का इलाज भी CRISPR-Cas9 के माध्यम से किया गया। जो किसके द्वारा होती है, वायरस जो लाइलाज हैं, जिनका इलाज संभव नहीं है, केवल वैक्सीनेशन हो सकता है। तो क्या CRISPR-Cas9 पर अगर बहुत सारा और शोध हो तो कुछ सालों में हम वैक्सीन की जगह CRISPR-Cas9 को टेबलेट की तरह इस्तेमाल नहीं करने लगेंगे और वायरस को हम किल कर पाएंगे। क्योंकि हमारे लिए चैलेंजिंग क्या है, वायरस है कि वायरस को किल नहीं कर पाते हम। क्या कोविड उतना भयावह होता अगर वो वायरस से ना हो रहा होता, नहीं होता, बैक्टीरिया से होता तो क्यूरेबल हो जाता। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के लिए जो एक्सपेरिमेंट होते हैं दवा बनाने के लिए, वो भी जल्दी हो जाते हैं। वायरस के साथ तो बहुत दिक्कत है ना। तो शायद उतनी तबाही ना होती जितनी किसके कारण हुई, वायरस के कारण हुई। कोविड वायरस से होने वाली बीमारी थी, है ना। बात समझे आप लोग कि कैसे काम कर रहा है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।